पिछले 4 दिनों से हमारे देश के हर परिवार में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की चर्चा हो रही है और लोग इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर बहुत सख्ते में है, हैरानी में है। और आज हमारे देश के हर परिवार में मां और बेटी के बीच यही बातचीत चल रही है। हर मां अपनी बेटी को लेकर परेशान है। हर मां अपनी बेटी से यह पूछ रही है कि क्या तुम्हारे जीवन में आफताब जैसा कोई लड़का तो नहीं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे ही देश का एक खास वर्ग ऐसा है जो श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने पर आफताब के लिए ना तो सिर्फ तालियां बजा रहा है, ना सिर्फ तालियां बजा रहा है, बल्कि यह भी कह रहा है कि उसे इस हिंदू लड़की की हत्या की खबर सुनकर इन लोगों को बड़ा मजा आया। यानी जिस घटना ने पूरे देश को दहला दिया, उस घटना पर हमारे ही देश के कुछ खास लोग जश्न मना रहे हैं। और ये जश्न कहीं और नहीं बल्कि आफताब के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर मनाया जा रहा है। सबसे पहली चीज हमने जो देखी वो ये कि आफताब की गिरफ्तारी के बाद से हजारों लोग उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने कमेंट्स लिख रहे हैं। और यह बात जानकर आपको और भी आश्चर्य होगा कि आफताब ने फूड ब्लॉगिंग के लिए इंस्टाग्राम पर जो अपना अलग अकाउंट बनाया था, उसके फॉलोअर्स की संख्या में पिछले 5 दिनों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। यानी आफताब के फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में उसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर लगभग 30,000 हो गई है। सोचिए ये कौन से लोग हैं जो इस घटना के बाद आफताब को उसके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा आफताब का जो फेसबुक अकाउंट है, उस पर जो तस्वीरें पोस्ट की गई थी आफताब द्वारा, उन पर भी हजारों लोग अब कमेंट्स लिखकर इस घटना पर खुशी जता रहे। जैसे आफताब ने श्रद्धा के खून से सने जिन कपड़ों को नगर निगम की जिस गाड़ी में फेंक दिया था, उस गाड़ी की पहचान अब पुलिस ने कर ली है। और पुलिस ने ऐसे स्थानों की भी जानकारी जुटा ली है जहां इस गाड़ी से रोजाना कचरा ले जाकर फेंका जाता था। इसी साल मार्च और अप्रैल के महीने के बीच जब आफताब और श्रद्धा मुंबई से दिल्ली आए, तब दोनों के पास ही कोई नौकरी नहीं थी, दोनों ही बेरोजगार थे। और 18 मई को भी जब आफताब ने श्रद्धा की हत्या की, तब वो नौकरी की तलाश कर ही रहा था, तब भी नौकरी नहीं मिली थी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली आने के बाद आफताब को सिर्फ एक बार नौकरी मिली और यह नौकरी भी वो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाया। वो दिल्ली के पास गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर में काम करने लगा। और इस नौकरी को ज्वाइन करने के बाद जब आफताब ने बिना बताए लगातार 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली, तो यहां से भी उसे निकाल दिया गया। और इसके बाद आफताब के पास ना तो नौकरी थी और ना ही उसके पास कोई पैसा बचा। और उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके बैंक अकाउंट से भी 54,000 रुपए निकाले। सोशल मीडिया की तरह ऑनलाइन डेटिंग एप्स को लेकर भी हमारे देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। और यही वजह है कि आज इन एप्स का इस्तेमाल करने वाले हर 10 में से 9 यूजर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 16 से 25 साल के बीच है। सबसे बड़ी राजनीतिक खबर के बारे में बताते हैं और आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर लेकर चलते हैं, जहां उन्होंने आज वीर सावरकर का माफीनामा हवा में लहराते हुए कहा कि सावरकर कायर थे और उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित नेहरू को धोखा दिया। आज हम आपको बताएंगे कि नेहरू और सावरकर में असली वीर कौन है। इस सजा के दौरान वीर सावरकर को भयानक यातनाएं दी गई, जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाई को लिखी कई चिट्ठियों में किया है। वीर सावरकर ने लगभग 15 वर्षों तक, यह आपके लिए नोट करने वाली बात है, वीर सावरकर ने 15 वर्ष तक काला पानी की सजा काटी। लेकिन पंडित नेहरू को उनके जीवन काल में कभी भी ऐसी कोई मुश्किल सजा नहीं हुई, न ही उन्हें कभी भी जीवन में कोई यातनाएं झेलनी पड़ी। आज हम आपको वो दस्तावेज दिखा रहे हैं जिसमें पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उन्हें जेल से बाहर निकाला था। यह घटना वर्ष 1929 की है, जब पंडित नेहरू समेत कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को पंजाब में अंग्रेजों के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया। उस समय नेहरू को पंजाब की नाभा सेंट्रल जेल में रखा गया था। और इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की जानकारी एक चिट्ठी के जरिए अपने पिता मोतीलाल नेहरू को दी। लेकिन इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने भारत के तत्कालीन वाइस रॉय को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि नेहरू को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात यह है कि इस मामले में तब नेहरू पर अदालत में मुकदमा चला और उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा भी हुई। लेकिन इस सजा के ऐलान के तुरंत बाद ब्रिटिश हुकूमत ने एक आदेश जारी किया, जिसके बाद नेहरू और उनके 2 साथियों को जेल से रिहा कर दिया गया। नेहरू अपनी आत्मकथा में खुद ये लिखते हैं
कि हम 3 लोग तो रिहा हो गए, लेकिन हमारा एक चौथा साथी शायद इसलिए रिहा नहीं हो पाया क्योंकि उसके पास प्रभावशाली लोगों के कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, उसके संबंध प्रभावशाली लोगों से नहीं थे। और ऐसा उन्होंने खुद लिखा है और वो कह रहे हैं कि क्योंकि जो चौथा व्यक्ति था वो द 3 of us were discharged in this suspended way, but I could never find out what had happened to the 4th member of the conspiracy, the Sikh who had been tagged on us to us for the second trial. Very likely he was not discharged. He had no powerful friends or public interest to help him. ऐसा वो खुद कह रहे हैं। आजादी से पहले पंडित नेहरू को 9 बार जेल की सजा हुई, लेकिन उन्हें हर बार ऐसी जेलों और किलों में रखा जाता था जहां उन्हें किताब पढ़ने से लेकर बागवानी करने तक की तमाम सुविधाएं मिलती थीं, अखबार उन तक पहुंचते थे, किताबें पहुंचती थीं। जबकि वीर सावरकर ने 15 वर्षों तक काला पानी की सजा काटी और ये किसी भी क्रांतिकारी को मिली सबसे भयानक सजा मानी जाती थी। आज हम आपको ये बताएंगे कि आपके ईयरफोन और हेडफोन आपके कान पर बंधे एक बॉम्ब की तरह है। एक नई स्टडी के मुताबिक पूरी दुनिया में हेडफोन, ईयरफोन्स और दूसरे उपकरणों के जरिए ऊंची आवाज में संगीत सुनने वाले 100 करोड़ से ज्यादा युवा अपनी सुनने की क्षमता बहुत जल्द खो सकते हैं और हो सकता है कि इन 100 करोड़ लोगों में आप भी शामिल हो। हमारे देश में वायु प्रदूषण की तो बहुत बात होती है, लेकिन ध्वनि का जो प्रदूषण आपके कानों पर हर समय नया विस्फोट करता रहता है, उसकी कोई बात नहीं करता। सच ये है कि आज आपके आसपास इतना शोर है कि इससे न सिर्फ लोगों के सुनने की क्षमता कम हो रही है, बल्कि ये शोर आपके हृदय को भी बीमार बना रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में हेडफोन लगाकर तेज आवाज में संगीत सुनने का एक फैशन बन गया है और लोग सफर के दौरान, जिम में वर्कआउट करते समय या गाड़ी चलाते समय तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं और इस दौरान कानों पर जो अत्याचार होता है वो किसी हिंसा से कम नहीं। और इस नई स्टडी में यही बताया गया है। पहली बात, पूरी दुनिया में 12 से 34 साल के 24% युवा ऐसे हैं जो हेडफोन, ईयरफोन्स और ईयरबड्स का इस्तेमाल करते समय इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं कि उनके सुनने की क्षमता लगातार हर दिन कम हो रही है। दूसरी बात, इसी आयु वर्ग के 48% युवा ऐसे हैं जो क्लब्स और बार्स में या नाइट क्लब्स में या फिर दूसरे कॉन्सर्ट्स में जाते हैं और वहां इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं कि उनके कानों में जाने वाला ये शोर उन्हें तेजी से बीमार करने लगता है। तीसरी बात, तेज आवाज में म्यूजिक सुनने की इस आदत की वजह से आज दुनिया के 100 करोड़ युवा अपने सुनने की क्षमता खो सकते हैं, यानी उनके सुनने की क्षमता जा सकती है। चौथी बात, पूरी दुनिया में 18 साल से कम उम्र के 27% बच्चे ज्यादातर समय अपने कानों में हेडफोन या दूसरे उपकरण लगाकर रखते हैं और इन बच्चों की अभी से सुनने की क्षमता काफी हद तक प्रभावित हो चुकी है। और पांचवी बात यह है कि दुनिया की कुल आबादी में अभी 5% लोग यानी 43 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, लेकिन 2050 तक यह आंकड़ा 70 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा कई करोड़ ऐसे भी होंगे जिनके सुनने की क्षमता आधी से भी ज्यादा कम हो चुकी है। आप भी अपने ऊपर यह टेस्ट करके देख सकते हैं। आपको ऐसा जरूर एहसास होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले तक आपको आवाज ठीक से आया करती थी, आपके कान बेहतर तरीके से काम कर रहे थे और धीरे 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 हाल के कुछ वर्षों में आपके सुनने की क्षमता अब कम हुई है। अब आपको बार बार ये कहने की इच्छा होती है सामने वाले व्यक्ति से कि वो दोबारा अपनी बात को दोहराए क्योंकि आप ठीक से सुन नहीं पा रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज न सिर्फ कानों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि इसका पूरे शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। ज्यादा ऊंची आवाज में गाने सुनने से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इससे चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो म्यूजिक अपना तनाव कम करने के लिए सुनते हैं, लेकिन अगर आप तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं तो उससे तनाव कम नहीं ज्यादा होता है। इसके अलावा शोर आपकी काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है और इससे किसी व्यक्ति को उसकी पूरी पर्सनैलिटी में एक नकारात्मक बदलाव आ सकता है। WHO के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण के कारण भारत में करीब 6 करोड़ 30 लाख लोगों की सुनने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी है।